नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा किट के प्रकार और सामग्री के बारे में। जरा कल्पना कीजिए, कहीं कोई भयानक दुर्घटना हुई है। किसी व्यक्ति के शरीर से तेजी से खून बह रहा है और एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, लेकिन उस घायल व्यक्ति के पास खून बहने से रोकने के लिए शायद सिर्फ 3 मिनट हैं। हाँ बिल्कुल, और यही वो समय है जो सब कुछ तय करता है ना। ये शुरुआत के कुछ मिनट ही जीवन और मृत्यु तय करते हैं। अक्सर जब हम चिकित्सा विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो बड़े अस्पताल और शल्य चिकित्सक याद आते हैं। सही कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपातकाल में असली लड़ाई घटनास्थल पर लड़ी जाती है, और वहां मुख्य हथियार होती है एक फर्स्ट एड किट। ये सिर्फ पट्टियों और कुछ पुरानी दवाओं का डब्बा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया जीवन रक्षक उपकरण है। बिल्कुल, एकदम सटीक बात। और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सख्त दिशा निर्देशों के तहत डिजाइन किया गया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, इन शुरुआती पलों को अक्सर मेडिकल भाषा में गोल्डन मिनट्स कहा जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक रेत घड़ी है जिसे हम आवर ग्लास कहते हैं। हाँ, वो जिसमें रेत गिरती है। बिल्कुल, तो जिसमें ऊपर से रेत बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। वो रेत किसी का जीवन है। ओहो। जब कोई दुर्घटना होती है तो रेत गिरने की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। एक सही और सुसज्जित फर्स्ट एड किट उस रेत के गिरने की गति को धीमा कर देती है। हम समय को रोक तो नहीं सकते, पर धीमा कर सकते हैं। एकदम सही। किट खोलकर हम वास्तव में पेशेवर चिकित्सा सहायता के पहुंचने तक का समय खरीदते हैं। यह केवल प्राथमिक उपचार नहीं है, यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को काम करते रहने के लिए एक अस्थायी लेकिन बेहद मजबूत पुल बनाना है। समय खरीदना और रेत घड़ी को धीमा करना, ये वास्तव में इस पूरी अवधारणा को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। लेकिन जब हम इन किटों के बुनियादी प्रकारों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि हर जगह एक जैसी किट काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं। मुख्य रूप से इन्हें 3 बुनियादी श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है घरेलू किट, दूसरी कार्यस्थल या औद्योगिक किट, और तीसरी है यात्रा किट। हाँ, ये 3 मुख्य श्रेणियां हैं। घरेलू किट को तो हम रोजमर्रा के छोटे मोटे कटने, मामूली जलने और बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह देखता हूँ। अच्छा, स्विस आर्मी नाइफ बहुत बढ़िया उपमा है ना, रोजमर्रा के छोटे कामों के लिए। फिर औद्योगिक किट है जो भारी और जटिल परिस्थितियों के लिए होती है, एकदम एक पेशेवर टूल बॉक्स की तरह। और अंत में यात्रा किट जो कॉम्पैक्ट होती है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा संदेह होता है। वो क्या? क्या हम बस अपनी घरेलू किट में ही थोड़ी और पट्टियां और दवाइयां डालकर उसे किसी कारखाने या ऑफिस में नहीं रख सकते? अलग से औद्योगिक किट का पूरा तामझाम क्यों चाहिए? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि औद्योगिक किट और घरेलू किट के बीच का अंतर केवल मात्रा का नहीं है, बल्कि खतरे की प्रकृति का है। नेचर ऑफ हैजर्ड। अच्छा, खतरे के प्रकार का। हाँ, घर पे काम करते हुए ज्यादातर किसी को चाकू से छोटा कट लग सकता है या गरम बर्तन से उंगली जल सकती है। लेकिन एक कारखाने या निर्माण स्थल में खतरे बिल्कुल अलग स्तर के होते हैं। वो तो है, भारी मशीनें होती हैं। बिल्कुल, वहाँ किसी भारी मशीन के नीचे हाथ कुचलने, जिसे क्रश इंजरी कहते हैं, या किसी खतरनाक रसायन के सीधे शरीर पर गिरने का जोखिम होता है। एक घरेलू किट में ऐसे भारी आघात को संभालने के लिए न तो उपकरण होते हैं और न ही क्षमता। समझ गया। और इसके अलावा औद्योगिक किट रखना केवल एक अच्छा विचार नहीं है, ये व्यावसायिक सुरक्षा कानूनों का सख्त अनुपालन है। तो इसमें कानूनी पहलू भी है। हाँ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज। अगर किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या और वहां के जोखिम स्तर के अनुसार सही किट नहीं है तो ये एक गंभीर कानूनी अपराध भी बन सकता है। समझ गया, खतरे के अनुसार हथियार भी बदलना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी लोहे के कारखाने में नहीं, बल्कि किसी उच्च स्तरीय केमिकल प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है। हाँ, लैब में, या फिर किसी खेल के मैदान पर है। क्या वहां ये औद्योगिक किट काम करेगी? क्योंकि प्रयोगशाला के जोखिम तो किसी लोहे के कारखाने से भी एकदम अलग होते हैं। ये बहुत ही सटीक सवाल है, और यहीं से हमारी चर्चा विशेष किटों या स्पेशलाइज्ड किट्स और संदर्भ आधारित परिवर्धन की ओर मुड़ जाती है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एडिशंस? बिल्कुल। सामान्य या औद्योगिक किट एक सीमा तक ही प्रभावी होती हैं। जब वातावरण बहुत विशिष्ट होता है तो हमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि बर्न किट, जो रसायनों या आग से जलने की स्थिति के लिए होती है। इसमें मैंने पढ़ा है
विशेष प्रकार के कूलिंग जेल होते हैं। हाँ, और न चिपकने वाली ड्रेसिंग भी। फिर ट्रॉमा किट है, जो गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए टर्निकेट्स के साथ आती है। सही कहा। इसके अलावा स्पोर्ट्स किट होती है, जिसमें मसल स्प्रे, आइस पैक और जोड़ों को सहारा देने वाली पट्टियां होती हैं, क्योंकि मैदान पर मोच आना सबसे आम बात है। बिल्कुल, खिलाड़ियों को अक्सर यही जरूरत पड़ती है। और अंत में प्रयोगशाला किट, जिसमें आई वॉश सोल्यूशन और रासायनिक न्यूट्रलाइजर होते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, हाँ, प्रयोगशाला किट में आई वॉश सोल्यूशन क्यों? मतलब अगर किसी की आंख में एसिड चला गया है, तो क्या वो सीधे नल के पास जाकर अपनी आंखों में पानी की छींटे नहीं मार सकता? उसके लिए अलग से सोल्यूशन रखने की क्या जरूरत है? देखिए, नल का पानी सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से यह खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? पानी? हाँ, पहली बात, नल के पानी का अपना एक अलग पीएच स्तर होता है और उसमें कई बार अशुद्धियां या मिनरल्स होते हैं। जब आंख जैसे अत्यंत संवेदनशील अंग में कोई मजबूत एसिड या क्षार गिरता है, तो साधारण पानी उसे पूरी तरह से बेअसर नहीं कर पाता, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। बिल्कुल, बल्कि कई बार वो रसायन को आंख के अन्य हिस्सों में फैला सकता है। ओह, ये तो स्थिति को और बिगाड़ सकता है। वही तो, आई वॉश सोल्यूशन वास्तव में एक बफर सोल्यूशन होता है। अच्छा। यह विशेष रूप से आंख के प्राकृतिक पीएच स्तर को तुरंत बहाल करने और बिना किसी ऑस्मोटिक शॉक के रसायन को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉर्निया को स्थायी रूप से जलने से बचाता है। वाह, तो ये केवल पानी नहीं है, ये एक तरह के तरल एंटीडोट की तरह काम करता है। एकदम सही शब्द है, एंटीडोट। ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। बताइए। अगर अलग अलग स्थितियों के लिए इतनी सारी किट है, तो क्यों ना हम इन सभी सामग्रियों को मिला के एक विशाल सुपर किट बना दे? एक सुपर किट? हाँ, जिसमें घर, यात्रा, कारखाने और प्रयोगशाला सबका सामान एक ही बड़े सूटकेस में हो। इससे तो मतलब हर समस्या का समाधान एक ही जगह मिल जाएगा। तकनीकी रूप से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान और आपातकालीन विज्ञान के अनुसार ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती होगी। जानलेवा गलती? वो कैसे? हमें समझना होगा कि आपात स्थिति में मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है। जब कोई दुर्घटना होती है, तो इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच को नियंत्रित करता है, कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है और घबराहट या पैनिक हावी हो जाता है। इसे मनोविज्ञान में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक? हाँ, उस समय खोजने का समय यानी सर्च टाइम बहुत कीमती होता है। कल्पना कीजिए, किसी की आंख में एसिड छलक गया है और उसे तुरंत आई वॉश चाहिए। अगर मदद करने वाले को एक विशाल सुपर किट में, जिसमें सैकड़ों पट्टियां, बुखार की गोलियां, आइस पैक्स और टर्निकेट्स भरे हैं, उनके बीच उस एक छोटी सी बॉटल को खोजना पड़े, तो वो खोजने में ही इतने सेकंड गंवा देगा कि घायल व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक नियम है, हिग्स लॉ। वो कहता है कि जितने अधिक विकल्प होंगे, निर्णय लेने में उतना ही अधिक समय लगेगा। अच्छा, तो ज्यादा सामान होना भी एक समस्या है। बिल्कुल, इसीलिए किट का छोटा, प्रासंगिक और सुलभ होना आवश्यक है। जैसे यात्रा किट में एंटी डायरिया दवाएं और मोशन सिकनेस की गोलियां होना उसे उस विशिष्ट स्थिति के लिए तुरंत उपयोगी बनाता है। ये वास्तव में मनोविज्ञान और चिकित्सा का एक अद्भुत संगम है। खोजने का समय कम करना ही असली उद्देश्य है। सही कहा। अब जब हम समझ गए हैं कि अलग-अलग किट क्यों होती हैं, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक मानक किट के अंदर वास्तव में क्या होता है? स्टैंडर्ड कंटेंट्स। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हम इन सामग्रियों को एक एक करके अनपैक करते हैं। सबसे पहले आती हैं ड्रेसिंग और पट्टियां। इनमें बांज गॉज पैड होते हैं, जिन्हें हम स्टेराइल गॉज पैड्स कहते हैं। चिपकने वाली पट्टियां या बैंडेड्स होती हैं और घाव पर दबाव बनाने के लिए रोलर पट्टियां होती हैं। लेकिन इन सब में एक चीज जो मुझे सबसे बहुमुखी लगती है, वो है त्रिकोणीय पट्टी, ट्रायंगुलर बैंडेज। ओह हाँ, वो बहुत काम की चीज है ना? इसे टूटे हुए हाथ को सहारा देने के लिए स्लिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर की चोट को बांधा जा सकता है या रक्तस्राव रोकने के लिए कसा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं अक्सर एक शब्द सुनता हूं, बांझ या स्टेराइल। क्या हम मतलब किसी भी साफ सूती कपड़े का उपयोग नहीं कर सकते? साफ और बांझ होने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। जो कपड़ा हमें अपनी आंखों से बिल्कुल सफेद और साफ दिखाई देता है, उस पर भी माइक्रोस्कोपिक स्तर पर
लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। जो हमें दिखते नहीं है। हाँ, जब त्वचा कट जाती है तो शरीर का सुरक्षा कवच टूट जाता है। अगर हम उस खुले घाव पर केवल एक साफ दिखने वाला कपड़ा रख देते हैं तो हम सीधे तौर पर बैक्टीरिया को रक्त प्रवाह में प्रवेश करने का रास्ता दे रहे हैं। तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत भयंकर इन्फेक्शन, इससे सेप्सिस हो सकता है, जो पूरे शरीर में फैलने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। ओहो। बांझ या स्टेराइल गॉज पैड को विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है और सील्ड बंद रखा जाता है ताकि घाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। समझ गया। और शायद इसी संक्रमण को रोकने के लिए किट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एंटीसेप्टिक्स और दवाएं। हाँ, बिल्कुल। इनमें पीवीडोन आयोडीन और क्लोरोहेक्सिडीन जैसे एंटीसेप्टिक घोल होते हैं। और दवाओं में दर्द कम करने के लिए पैरासिटामोल, अचानक एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामीन, गैस के लिए एंटासिड और ओआरएस शामिल होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना है। पीवीडोन आयोडीन जैसी चीजें काम कैसे करती हैं? क्या वे सिर्फ घाव को साफ करती हैं? नहीं, उनका काम सिर्फ सफाई करना नहीं है। वे एक बहुत ही आक्रामक सूक्ष्म युद्ध यानी माइक्रो वॉरफेयर लड़ते हैं। माइक्रो वॉरफेयर? हाँ, जब पीवीडोन आयोडीन को घाव पर लगाया जाता है तो आयोडीन के अणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को भेदकर, मतलब सेल वॉल को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाकर वे बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं और उसके डीएनए को नष्ट कर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आयोडीन बैक्टीरिया को अंदर से पूरी तरह से विघटित कर देता है। वाह! जिससे संक्रमण पैदा करने वाला कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित नहीं बचता। और दवाओं की बात करें तो एंटीहिस्टामाइन भी बहुत दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। वो कैसे? जब शरीर किसी एलर्जी के संपर्क में आता है तो वो हिस्टामाइन नामक रसायन छोड़ता है, जिससे सूजन और सांस लेने में तकलीफ होती है। एंटीहिस्टामाइन दवाएं शरीर के उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है। अच्छा, जिससे शरीर वो ओवर रिएक्शन देना बंद कर देता है। एकदम सही। यहाँ ये और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि जब मैं ओआरएस को देखता हूँ तो आमतौर पर लोग इसे सिर्फ पेट खराब होने या थकान से जुड़कर देखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण आपातकालीन जीवन रक्षक क्यों माना जाता है? क्या सादा पानी पीना काफी नहीं है? सादा पानी गंभीर निर्जलीकरण या हीट स्ट्रोक के दौरान काम नहीं करता। अच्छा। इसके पीछे आंतों की एक बहुत ही विशिष्ट जैविक प्रक्रिया है, जिसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट तंत्र कहते हैं। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट तंत्र। हाँ, जब शरीर अत्यधिक तरल पदार्थ खो देता है तो कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और व्यक्ति शॉक में जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई सादा पानी पीता है तो आंतें उसे अविशोषित नहीं कर पाती और पानी शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। पानी को कोशिकाओं के अंदर खींचने के लिए सोडियम यानी नमक की आवश्यकता होती है और सोडियम को आंतों की दीवार के पार ले जाने के लिए ग्लूकोज यानी चीनी की आवश्यकता होती है। ओह, तो इसीलिए इसमें नमक और चीनी दोनों होते हैं। हाँ, ओआरएस में नमक और चीनी का एकदम सटीक वैज्ञानिक अनुपात होता है। ये उस को ट्रांसपोर्ट तंत्र को चालू कर देता है, जिससे पानी सीधे कोशिकाओं में खिंचने लगता है और व्यक्ति शॉक से बाहर आ जाता है। ये एक बहुत ही शानदार तंत्र है, पानी को अंदर ले जाने के लिए नमक और चीनी का एक पुल बनाना। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं किट के अगले हिस्से पर, जो है उपकरण और पीपीई। इसमें कैंची, चिमटी, थर्मामीटर और टॉर्च होते हैं। पीपीई में डिस्पोजेबल दस्ताने, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर शामिल हैं। और गंभीर स्थितियों के लिए आपातकालीन गियर जैसे सीपीआर, फेस शील्ड, टूटी हड्डियों के लिए स्प्लिंट्स और भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए टर्निकेट होते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है। हाँ, पूछिए। आपातकाल में जब किसी की जान जा रही हो तब अपने लिए दस्ताने पहनने या सीपीआर फेस शील्ड लगाने का समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? क्या ये स्वार्थ नहीं है? शील्ड का ही उदाहरण लें। इसमें एक वन वे वॉल्व होता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति किसी घायल को कृत्रिम सांस देता है तो ये वॉल्व हवा को घायल के फेफड़ों में तो जाने देता है, लेकिन घायल व्यक्ति की सांस, उल्टी या शरीर के तरल पदार्थ को वापस मदद करने वाले के मुंह में आने से रोकता है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर मदद करने वाला खुद एचआईवी या हेपेटाइटिस जैसे रक्त जनित संक्रमण का शिकार हो जाए तो एक आपातकाल 2 आपातकालों में बदल जाएगा। आप किसी की जान तब तक नहीं बचा सकते जब तक आप खुद सुरक्षित ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। एक सुरक्षित रक्षक ही किसी की रक्षा कर सकता है। और आपने टर्निकेट का जिक्र किया था, इसका मैकेनिज्म क्या है? टर्निकेट गंभीर रक्तस्राव जैसे कि किसी अंग के कट जाने पर खून को रोकने का अंतिम उपाय है।
इसे आप बगीचे के उस पानी की नली की तरह समझ सकते हैं जिसमें से बहुत तेजी से पानी बह रहा हो। गार्डन होज। हाँ, अगर आपको पानी रोकना है तो आप उस नली को जमीन के खिलाफ कसकर दबा देते हैं ना। हाँ, पैर से या हाथ से दबा देते हैं। टर्निकेट भी यही करता है। ये एक चौड़ी पट्टी होती है जिसे बाँ या पैर पर घाव के ऊपर बांधा जाता है और एक छड़ी जिसे विंडलेस कहते हैं उसकी मदद से इतना कसा जाता है कि वो त्वचा के नीचे मौजूद धमनी को हड्डी के खिलाफ पूरी तरह से कुचलकर दबा दे। ओह, तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल, इससे खून का बहाव तुरंत रुक जाता है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास ये सबसे बेहतरीन किट है जिसमें टर्निकेट, ORS, PPE सब कुछ है, लेकिन जब हमें रात के अंधेरे में इसकी जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि थर्मोमीटर काम नहीं कर रहा या दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं, तब तो ये सब बेकार है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो एक किट खरीदना केवल पहला कदम है। असली काम उसके बाद शुरू होता है। यही कारण है कि एक आदर्श किट और उसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। रखरखाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करके भूल जाएं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑनगोइंग प्रोसेस। एक आदर्श किट की विशेषताएं तो बहुत स्पष्ट हैं। ये आसानी से सुलभ होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लेबल की गई होनी चाहिए, इसका कंटेनर वाटरप्रूफ होना चाहिए ताकि नमी से अंदर का सामान खराब ना हो। बिल्कुल। लेकिन रखरखाव के चक्कर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती एक्सपायरी डेट्स को गंभीरता से न लेना है। लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट के बाद दवा बस अपना असर कम कर देगी। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बस थोड़ा कम काम करेगी। लेकिन हकीकत में दवाओं का रासायनिक विघटन होता है, केमिकल डिग्रेडेशन। उदाहरण के लिए एस्पिरिन जैसी साधारण दवा समय और नमी के साथ टूटकर सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में बदल जाती है। एसिटिक एसिड मतलब सिरका? सिरका। एक्सपायर होने के बाद अगर आप इसे खाते हैं तो ये ना केवल बेअसर होगी बल्कि पेट में गंभीर विषाक्तता या टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। हे भगवान! इसलिए नियमित रूप से समाप्ति तिथि की जांच करना, इस्तेमाल की गई वस्तुओं को तुरंत बदलना, इन्वेंट्री चेकलिस्ट रखना और किट को अत्यधिक गर्मी या सीधी धूप से दूर रखना अनिवार्य है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इस पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करूं तो सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी दवाएं रखना है या कुछ और भी है जो कानूनी और व्यावहारिक रूप से खतरनाक हो सकता है? सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है उपकरण होना लेकिन ज्ञान न होना। लोग ऑनलाइन देखकर सबसे उन्नत ट्रॉमा किट मंगा लेते हैं लेकिन उन्हें उसका उपयोग नहीं आता। बस खरीद कर रख लिया। बिल्कुल। टॉर्निकेट का ही उदाहरण लेते हैं। ये खून तो रोक देता है लेकिन अगर इसे बहुत लंबे समय तक बांध कर रखा जाए तो उस अंग के ऊतकों को यानी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। अच्छा, इसी टिश्यू नेक्रोसिस कहते हैं। अगर अप्रशिक्षित व्यक्ति इसे गलत तरीके से लगाता है या सही समय पर ढीला नहीं करता तो ऊतक मर सकते हैं और उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। मतलब एम्प्यूटेशन की नौबत आ सकती है। हाँ, इसीलिए कानूनी तौर पर भी कार्यस्थलों में उन्नत किट रखने के साथ साथ कर्मचारियों को प्रमाणित प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। ये सारी जानकारी वैश्विक स्तर पर मानकीकृत है जिसे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC और ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जैसी संस्थाओं ने प्रमाणित किया है। क्या बात है! हमने ये विस्तार से समझ लिया कि प्राथमिक चिकित्सा किट कितने प्रकार की होती हैं, उनके अंदर की सामग्रियों का वैज्ञानिक तंत्र क्या है और उनका रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वो क्या? हमने दवाओं, पट्टियों और टर्निकेट के विज्ञान की बात की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह स्कूलों में गणित, विज्ञान या इतिहास जैसे विषय अनिवार्य होते हैं, उसी तरह बेसिक फर्स्ट एड का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी हर पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी और पूरी तरह से अपडेटेड मेडिकल किट भी तब तक सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा है जब तक कि उसे खोलने वाले हाथों में ये आत्मविश्वास न हो कि वो क्या कर रहे हैं। शिक्षा के बिना उपकरण अधूरे हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय और गहरा बिंदु है। अंततः एक अच्छी तरह से बनाई रखी गई किट और एक प्रशिक्षित दिमाग ही वो पुल है जो एक जीवन को टूटने से बचाता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।